बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ पर हम बात करेंगे कि अगर किसी की बौखलाहट देखना हो तो इंडिया उसकी बेहतरीन मिसाल है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ऐसी बातें हमारा हमसाया मुल्क इंडिया पाकिस्तान के बारे में करता है, मगर अपनी झूठी शान व शौकत दुनिया के सामने कैसे पाश हुई और असल में इंडिया की बौखलाहट की वजह क्या है, नहायत अहम डिटेल्स हैं जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में अपने देखने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। मुल्क की सियासत के ऊपर भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है, अली तरीन और हमजा शहबाज को FIA की जानिब से शोकाज नोटिस जारी हो गया है, क्या हो सकता है इस पर बात करेंगे। मगर एक और अहम चीज़, बिलावल भुट्टो की अमेरिका रवानगी के हवाले से सियासत में एक नई बहस शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है हारून साहब के तर्जिए में कि ये किसी गेम प्लान का हिस्सा है या फिर मुल्क की गर्मी से तंग आकर भुट्टो साहब जो हैं, बिलावल भुट्टो, वो छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहे हैं। कराची जैसा नहायत खूबसूरत शहर जिसके हकूक़ के लिए जंग तमाम सियासी जमातों ने की, माजी से आज तक रैलियां भी निकलती रहीं, जुलूस भी निकाले जाते रहे, मगर तमाम जमातें इसके लिए अपना इंटरेस्ट रखती हैं। मगर इस शहर को हमेशा लावारिस जैसे खिताब से क्यों नवाजा जाता है, इसकी तफसील भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो पंजाब यूनिवर्सिटी को सोसाइटी केस का मामला था, आपने उठाया हमारे प्रोग्राम में और फाइनली अदालत ने उसका फैसला दे दिया है। इसके ऊपर हम फॉलोअप तो देंगे, बड़ी ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मगर भारत क्या चाहता है हारून साहब, इतना बौखलाया हुआ क्यों है? हम तो अपना काम कर रहे हैं, उसका मसला क्या है? वो क्या शेर है, अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब कभी बनाम वतन। क्या बात है, ये अमीर शहर ही की नहीं है, कौमों की भी यही कहानी है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती है, और हुब्बे वतन है जो वो उसका आखिरी हथियार होता है। ये मज़हब होता है, ये हुब्बे वतन होता है। बाज़ को मज़हब को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है अंग्रेज़ी में, द नेशनलिज्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ स्काउंड्रल। एक नौसरबाज की आखिरी पनाहगाह हुब्बे वतन का नारा होता है। अब वो एक ऐसे स्कैंडल की ज़ात में उसकी तफसील में बयान करता हूँ, लेकिन उससे पहले बपन रावत ने जो कुछ कहा और RKS ने जो उसने कहा, वो 27 जून के बाद जो किस्से छिड़ा जम्मू एयरपोर्ट पर जो हम लोग। अब दिलचस्प बात यह है कि कह तो बपन रावत साहब ने कहा तो ये कि हम पाकिस्तान हमले कर रहा है ड्रोन से, और हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी की जगह पे, अपनी मर्ज़ी के तरीके से माज खोलेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। और साथ ही एक अभी तहकीकात हो रही है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया या नहीं किया, फिर उधर से ये कमाल है, कमी अफराद। और RSK साहब जो हैं, RKS वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है, राकेश कुमार भाई। अच्छा, और दोनों का झगड़ा है, बड़ा दिलचस्प झगड़ा चल रहा है। वो जो नया उन्होंने सिस्टम बनाया है, क्या है वो, न्यू थिएटर, पता नहीं क्या है वो, इंटरोगेटिव वॉर थिएटर, हाँ, इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर। ये चीनी हमले के बाद अचानक वो हड़बड़ा के उठे और उन्हें पता चला दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई है, और अब इंटीग्रेटेड वॉर, जैसे हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं उनका एक मजबूत निज़ाम बनाया है ना, उन्हें अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और सिस्टम बदल रहा है। बपन रावत के बारे में बात रही है, मोदी का बड़ा फेवरेट है, और इसने कहा था पिछले नवंबर में, उससे पहले भी कहा, एक दफ़ा तो इसने ये भी कहा था चीन और पाकिस्तान को बेवकूफ़ शिकस्त दे सकते हैं, क्या बात? और ये नहीं कहीं कह दिया कि चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस सबको शिकस्त दे सकते हैं। और इसीलिए उसके लिए एक ओहदा तराशा गया, सिस्टम ही बदल दिया गया उसके लिए। और हाल मैं आपको बता चुका हूँ कि बॉर्डर के करीब था, तो जनरल हिलाल ने उससे कहा भाग जाओ यहाँ से, मेरा मोड़ा दूंगा मैं तुम्हें, और भाग गया। भाई पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि फुल फ्लैज वार शुरू हो जाए, आर्मी चीफ को अगर उड़ा दिया जाता, और वो भागा उसी वक्त, सर पे पाँव रख के भाग। अच्छा, अब वो उसने कह दिया कि ये जो नया हमारा सिस्टम है इंटीग्रेटेड वॉर थिएटर, इसमें एयरफोर्स जो है एक हेल्पिंग हैंड है, जस्ट अ हेल्पिंग हैंड। हाँ, जैसे इंजीनियर है, उसने कहा जैसे इंजीनियर है, एक आर्म है, उसका एक हिस्सा है, बस कुछ हिस्सों में मामलात में मुआवनत। तो वो एयरफोर्स में उसे बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल हो गया। उसमें पहले तो रिटायर्ड एयरफोर्स के अफसरों ने हंगामा किया कि एयरफोर्स का तो लीडिंग रोल होता है, वो एक महज एक हिस्सा कैसे हो गई है आपके सिस्टम का। अब वो देखे ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक होता तो क्रिएट कर दिया, अब मतलब उसको एडजस्ट करना, भाई एक नया सिस्टम डेवलप करना। भुट्टो साहब ने भी किया था ना,
चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, लेकिन चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ कमेटी का तो हाल ये था कि जो जब ज़ावलक ने मार्शल लगाया तो वो बेल्ट बांध रहे थे ड्राइंग रूम में खड़े, और ज़ावलक ने उन्हें फ़ोन करके इतला दी कि सर मार्शल लग गए। यानी वो वैसे सीनियर है भाई, सिस्टम चेन ऑफ कमांड होती है। अब वो कह रहे हैं, एयरफोर्स के लोग कह रहे हैं कि भाई हम एक हिस्सा नहीं, हमारा लीडिंग रोल है, और वो कह रहे हैं कि हिस्सा है। अच्छा, वो कह रहा है कि अभी तहकीकात हो रही है, और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है। हाँ। अच्छा, उसमें हुआ ये असल में ज़ाहिर है लोकली है, अगर हुआ है ऐसा, इनका तो इंडियंस को ये नहीं पता किस्सा घड़ भी लेते हैं। वो एक कब्बा और एक 2-3 दरख्त मारने के बाद ये कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक, स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक। ओहो, क्या भारी भरकम नाम है, लगता है कि भाई पता नहीं क्या कर दिया है जी। सुल्तान मोहम्मद फातह ने इस्तांबुल का घेराव कर लिया है जैसे। तो ये है सूरत हाल जनाब वाला। और इसके में वो कह रहे हैं, यहाँ भी एक कहानी गढ़ ली के यहाँ ड्रोन जो है ये पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाले ड्रोन थे। भाई अगर वो पिज़्ज़ा सप्लाई करने वाले ड्रोन थे तो और अगर ऐसा हुआ है तो ज़ाहिर है वहाँ किसी ने किया, वो मास वाले नहीं करते। अब ये कह रहे हैं कि हम वो लेज़र का सिस्टम बनाएंगे। अच्छा, वो अपना ड्रोन्स का, वहाँ तो जैमर्स ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हेलीकॉप्टर थे जम्मू पे, लड़ाका तैयारे तो नहीं थे, कोई ख़तरा तो नहीं था। इन्होंने तो भाई हमारा इतना नुकसान किया पाकिस्तानी तालिबान के ज़रिए, अफ़गान तालिबान नहीं, ये ज़रा डिफ्रेंशिएट करें हमेशा, कि हमारा कि 1 करोड़ रुपये का तैयारा था जो कराची एयरपोर्ट पर तबाह किया गया था, और वो अब जैमर लगाए हैं ट्रकों पे ले जाके, और लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए ड्रोन्स को तबाह करने का निज़ाम बनाए, शौक़ से बनाए। तो वो कश्मीरियों के दिल तो नहीं जीत सकते, उसका तो कोई तरीका नहीं है। अब मसला क्या है, ये धमकी देने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? सीज फायर पे तो अमल हो रहा है, बॉर्डर पे तो फिर ये क्या मामला है? ये मामला ये है जनाब, राफेल तैयारों का मामले में एक फ्रांसीसी वेबसाइट ने, मीडिया पार्ट ने एक स्टोरी नशर की, ठीक है, और उसके बड़े खौफनाक नताइज बरामद हो चुके हैं, और इंडिया हिल के रह गया है, और फ्रांस में तहकीकात शुरू होगी। इंडिया में भी स्टोरी है, शदीद रिएक्शन। अच्छा, क्या है? कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं फौजदारी मुकदमा दायर करें। राफेल तैयारे खरीदने थे 2001 में, तो ये बातचीत शुरू की गई, खरीदे गए 2012 में, ठीक है, 126 का इरादा था, सिर्फ 26 तैयारे खरीदे गए। ठीक। इस दौरान हुआ ये कि वो गुप्ता साहब थे, क्या पूरा नाम क्या है? सोशीन गुप्ता। उसको उन्होंने राफेल तैयारा बनाने वाली 2 कंपनियां हैं जो मिलकर वो काम करती हैं, उन्होंने हायर कर लिया। सोशीन गुप्ता जो है उसके ताल्लुकात थे अमित शाह से भी, उसके बेटों के तरफ। ये जो अमित शाह है, यही अमित शाह, ये से मुराद ये यहाँ बाहर कॉरिडोर में नहीं खड़ा हुआ, नहीं, वो मोदी साहब के साथ साथ जो नजर आता है अमित शाह, बीजेपी का, उनका नाम तो हर एक को अब याद है। और दूसरा नामों की वजह से अरुण जेटली, क्या नाम था? अरुण जेटली, वो थे उस वक्त वजीर खजाना, उनसे थे उनके मरासम। ये जो साहब हैं सोशीन गुप्ता साहब ने फाइलें चुरा ली वजारत दफा से। हैं? जी, वो फाइलें, वो तो इंटेलिजेंस और क्या होती है, उन्होंने जो उनको हायर किया भाई, इसीलिए हायर किया ना उन कंपनियों ने। मकसद क्या था? पाकिस्तान में भी ये हुआ था, फ्रांस से कुछ असला वगैरह ख़रीदा, वो बड़ा स्कैंडल बना था। अब उसको फ़िलहाल छोड़ दें, वो लंबी कहानी हो जाएगी, उसमें भी कुछ लोग मुलव्वस है। बहुत पुरानी बात है, 90s की बात है, बेनज़ीर के दौर की बात। अच्छा, अब वो जो सारी वो पॉइंट्स बनाए गए थे वज़ारत दफ़ा ने, इस तरह नेगोशिएट, जो स्ट्रेटजी थी पूरी उन्हें पता चल गई। देखिए ना, मैं एक छोटा सा प्लाट ख़रीदना चाहता हूँ और किसी को बता देता हूँ कि मुझे इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है, और ये मुझे अगर 50 लाख रुपए में मिला, छोटा सा प्लाट है, मैं 50 में ले लूँगा, हैं, मगर बहरहाल मैं कोशिश करूँगा मुझे 35 लाख में मिल जाए, क्योंकि मार्केट प्राइस इसकी जो है यही 36-37 लाख है। कोशिश करूँगा अगर वो ज़रूरतमंद हुआ। सौदाबाजी तमाम चीज़ों में इसी तरह होती है। अब जब उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इन्हें ज़रूरत कितनी शदीद है और ये क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेंगे और क्या बात करेंगे, तो वो तो पहले से मेंटली तैयार हो गए।
सोच लिया उन्होंने। और मुज़ाकरात होते रहे, मुज़ाकरात सरकारी सतह पे हुए, राफेल के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जहाज बनाने वाले दो कंपनियां इनफैक्ट वो मिल के काम करती। तैयारे ख़रीद लिए गए, आखिरी वक्त पर क्या हुआ, एक अजीब वाक़या हुआ। उस मुआहदे में ये लिखा जाना था कि करप्शन की, अगर करप्शन हुई तो उसकी तहकीकात हुई। मोदी साहब ने ज़ाती तौर पर मुदाखलत करके वो कमेटी से कहा कि इस चिक को निकाल दिया जाए, और वो निकाल दी। फ्रांस में तहकीकात हो रही है, वो तो सारी तफसीलात सामने आने वाली हैं। वो जज साहब जो हैं उनके हवाले कर दिया गया। वो डायरेक्टरेट है अमल दरामद का, एक महकमा है जिसको इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टरेट गालबन कहा जाता है। हाँ? तो वो निकाल दी। मुज़ाकराती टीम इससे मुत्तफ़िक़ नहीं थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा निकाल दें। वज़ीर-ए-आज़म के पास तो जवाब हो सकता है, नवाज शरीफ के पास कितने जवाब हैं। नवाज शरीफ साहब ने साहबजादी को 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया था, आपको याद है? जी मुझे याद है। इसके आपको ये याद है कि उसमें कितनी दरखास्तें वसूल हुई थी? 1 अरब 70 करोड़ रुपए, हर 170 करोड़ रुपए। यस, मैं देखता, फिर मैं फिगर देखता हूँ, मेरे पर लिखा हुआ मौजूद है। 100 रुपये हर दरख्वास्त के देने थे जी। फिर उस पर अपना अदालत ने नोटिस लिया, एहतजाज किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मगर वो 170 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो तो उनके पर्सनल अकाउंट में थे। ये जो टिकटों पे पैसे लेते हैं, ये कभी इसका ऑडिट हुआ है? इलेक्शन कमीशन ने किया है? किस किस लिए? और पैसे वो देखा, कराची के ताल्लुक़ रखने वाले एक एंकर को एक नून लीडर के साथ है, जो हर वक्त गालियाँ बकता नज़र आता है नून लीग का। वो गालियाँ तो सारे एक जैसी बकते हैं, खैर एक पार्टी का बल्ले नहीं बकते। उसके ज़रिए 5 करोड़ रुपये नकद एक एंकर को भेजे गए थे 2013 के इलेक्शन में। 5 करोड़ रुपये नकद उसके घर जाके दे के आए थे। इन चीज़ों को कोई दस्तावेजी सबूत होता है? जैसे वो कल मरियम वो कह रही मरियम औरंगजेब दस्तावेजी सबूत कोई स्टाम्प दिखाएं जिस पे एफिडेविट कुछ दिखा दें। वो मोदी साहब ने कहा अब जनाब, अब एक हंगामा बरपा है, तो अब उस हंगामे का क्या इलाज है सवाए इसके कि पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाएं और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सी छेड़छाड़ की जाए। पाकिस्तान आर्मी रेड अलर्ट पे है, फ़िज़ाइया भी तैयार है ज़हनी तौर पे, जंग नहीं चाहते, मगर ये है कि जंग वो करेंगे। शास्त्री ने 65 में ठीक यही अल्फाज कहे थे, अपनी मर्ज़ी का महाज खोलेंगे। वो अपनी मर्ज़ी का महाज खोल कर लाहौर की सरहद पे आ पहुँचे। किसी को यहाँ गुमान नहीं था लाहौर में हमला हुआ था, मगर नतीजा क्या निकला? जब आप मेंटली तैयार हो, 71 एक बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी। अच्छा ये भी उसने कहा वहाँ तो 2 डिवीज़न तो कुल आर्मी थी, आबादी नाराज़ थी, इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया था, इंडिया को मौका मिल गया। उसमें तो भुट्टो और याया खां और शेख मुजीबुर रहमान शरीक थे सारे, उसमें अमेरिका रूस शरीक थे, आलमी साजिश थी, एक मदहोश आदमी हुक्मरान था। आज तो वो पाकिस्तान, उस पाकिस्तान में आई सही नाम की कोई चीज़ थी, एक बस बराए नाम थी। उसके बाद बनी ना आई सही जना अकरम थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वुज़ू के स्लीपर हमेशा उनकी कुर्सी के पास रखे रहते थे, और उनसे टेक ओवर किया था जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने, जिन्हें सुपर स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता था, जिन्होंने वो कहा जाता है कि दुनिया भर के गोरिल्ला लीडर जो हैं जहाँ कहीं होंगे वो जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी से सबक सीख सकते हैं। उनके बाद जनरल हमीद गुल ने टेक ओवर किया, जिनकी कमिटमेंट जो है वो बियॉन्ड डाउट समझी जाती थी। तो आज तो वो सूरत हाल है। उसने कहा भी बाबर रावत ने कि ये या तो एक महदूद जंग है या ये मैसेज है, हमें बताने की कोशिश की गई है कि हमारी सलाहियत क्या है। जिस किसी ने बताया इसका जायज़ा ले रहे हैं, मगर इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पे आयद करने की कोशिश कर रहे हैं ना। कोशिश तो पाकिस्तान पे नहीं, इल्ज़ाम आयद करेंगे और किस पे कोशिश? एक कुर्बानी का बकरा ही चाहिए होता है, कभी वहीला मज़हब, कभी बनाम वतन। तो अंदर वो सिखों की शोरश है, किसानों की शोरश है, उधर अपना कश्मीर तो किसी तरह कंट्रोल नहीं हो सकता, जो मर्जी कर ले। प्रेशर बिल्ड किए हुए है, चीन तो ऊपर चढ़ा हुआ है, प्रेशर क्या बिल्ड कर रहा है? चीनी ने उनके बहुत से इलाके में कब्जा कर लिया है और वो जानते हैं कि वो उससे नहीं लड़ सकते।
सिर्फ उसने ये कहा कि अब चीन की मदद से भी अगर जंग पाकिस्तान ने लड़ने की कोशिश की, महदूद जंग वो कह रहा है। धमकियों का क्या है हारून साहब, जितनी मर्जी बड़ी दे दें, असल बात तो ये है कि आपको दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, अलर्ट रहना। लेकिन हारून साहब हमारी अमन की ख्वाहिश को भी हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत में हमजा शहबाज, अली तरीन के साथ साथ बिलावल भुट्टो की अमेरिका यात्रा के ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, अब ज़रा मुल्क की सियासत पे बात करते हैं। हारून साहब, करप्शन किस सतह पर होती है? शायद एक दो छोटे मोटे फिगर्स हमें पता थे, मगर आज जो फवाद चौधरी साहब ने बातें की हैं हारून साहब, वो तो बड़े खौफनाक फिगर्स हैं। करप्शन उससे कहीं ज़्यादा है जितने बयान किए जाते हैं, इससे भी ज़्यादा। देखिए, फवाद साहब कह रहे हैं वो इसके जिम्मेदार हैं, ज़ाहिर वो डिटेल भी बताएंगे। 5000 अरब रुपए, ये कोई $33 बिलियन बनते हैं, 32-33 बिलियन डॉलर जो बेनामी अकाउंट्स में हैं। हाँ। कोई 35 अरब रुपए तो वसूल भी कर चुकी, अपना 33 अरब रुपए। और ये इतने ही पैसे जो हैं वो जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, ये इन लोगों के बेनामी अकाउंट्स में हैं। सिंध बैंक में, समिट बैंक, यूनाइटेड बैंक बेनामी जो खाते हैं। तो वो कहते ये हैं कि जी सिंध टैक्स देता है, सिंध नहीं देता टैक्स। मुराद अली शाह कराची शहर में, मुराद अली शाह साउथ अफ्रीका है, कराची शहर से 1/3 पूरे मुल्क के इनकम टैक्स का वसूल होता है। बाकी टैक्स कलेक्शन वहाँ ज़रूर होती है और उसमें कराची का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन पंजाब का हिस्सा है, पख्तूनख्वा का, बलोचिस्तान का, गिलगित बल्तिस्तान का, आज़ाद कश्मीर का, पंजाब का हिस्सा ज़ाहिर है ऑब्वियसली कराची के बराबर है या उससे ज़्यादा है। जो ज़्यादा माल तो यहाँ सब कुछ पहुँचता तो यहाँ है ना जी, जो वहाँ दरामद बरामद तो सब वहीं पे होती है। कराची शहर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा, 1% टैक्स भी नहीं दे सिंध देता, 1%। 10,500 अरब रुपए 13 साल में उनको मिले हैं, वो कहाँ गए, किस चीज़ पर खर्च हुए? वो कहते हैं आप हमसे हिसाब नहीं ले सकते। नहीं, हिसाब नहीं है। हिसाब क्यों नहीं ले? जमहूरियत और होती किस लिए है? हिसाब कौन नहीं हिसाब ले सकता? वहाँ के लोग हिसाब लें ना, वोट के खड़े, उन्हें सपोर्ट हासिल है जिसकी सब अंदर भी समझ सकते हैं। एक आम आदमी समझ सकता है कि किसकी प्रोटेक्शन में वो अभी तशरीफ़ ले जा रहे हैं ना, वो अमेरिका किस लिए जा रहे हैं? जिसके लिए उनकी वालिदा साहबा तशरीफ़ ले जाती थी, जिसके लिए जरदारी साहब गए थे और इतना अरसा रहे थे, वहाँ प्रॉपर्टी है उनकी, ठीक है। वो ये बताने के लिए कि हम हैं लायल। नवाज शरीफ साहब लंदन क्यों जा बार बार, वज़ीर आज़म थे और जाते लंदन थे, जाके 100 के करीब दौरे किए थे और बेशतर लंदन के थे। जायदादें हैं वहाँ पे, फ्रांस में जायदादें। ये बिलावल मुझे यकीन है कि वहाँ भी जाएंगे, अगर फौरी नहीं जाएंगे तो कुछ दिन के बाद लंदन जाएंगे। फाइनली MI6 डील करती है सपोर्ट हासिल करने के लिए, और किस लिए? तो वो करप्शन तो मतलब कोई शुमार का तार ही नहीं, और माशरे की रग रग में फैल चुकी है। आज वज़ीर आज़म ने कहा ना कि वो ज़मीनें खाली कराई जाएँ। करप्शन के ख़िलाफ़ अब मुहिम दोबारा फिर शुरू हुई। अली तरीन से कहा गया है 30 दिन में अपने अकाउंट्स दें और इन्वेस्टमेंट्स की सारी डिटेल्स लेके लें, वरना आपकी सारी जायदाद जब्त होगी। मेरा ख्याल है अली तरीन तो इस पोजीशन में है, ज़्यादा इम्कान है कि वो तो अपनी दे देगा मनी ट्रेल। तो क्या हमजा शहबाज तो कारोबार है? हमजा शहबाज कहाँ से देगा? हमजा शहबाज से कहा गया आपके चपरासी, क्लर्क, मुलाजम, इनके जो 35 रुपये इनके अकाउंट्स में, इसकी तफसील बताएं। अब उनका जवाब तो बाप बेटे का किया कि हमें नहीं पता। 25 अरब का। हाँ जी, 25 अरब। वो 25 अरब रुपए चपरासी के अकाउंट में आ रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं है। ये कोई बात काबिल है? मैं ये कहाँ से उसका हिसाब देंगे? अली तरीन उसका बाद बिजनेस करते हैं। अली तरीन के तो अभी उसकी टीम ने जीता ना, वो अपना क्या है तो वो ये APSL। हाँ जी, तो वो उनके तो कारोबार है, वो विजिबल हैं। वो मेरे बारे में एक दफ़ा एक सियासी लीडर ने कोई बात की, जैसे ये ताना देते हैं
ये शर्जील मेमन मुझे बड़ा ताना दिया करता था। एक दफ़ा फिरदौस अशकवान साहब ने भी दिया था, जब इन पर तनकीद की जाती थी तो एक अखबार में, बहुत सीनियर अखबार में से फौत हो गया, उन्होंने उठ कर कहा इसके ज़राए आमदन मालूम है हारून रशीद के, ये कितनी तनख्वाह लेता है और इसकी और क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, आपके क्या ज़राए वो जो लीडर साहब थे उनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं था। शर्जील मेमन के तफ्तीशी अफसर शर्जील मेमन की नहीं मैं बात कर रहा, और साहब थे। अच्छा बात यह है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ मुहिम फिर शुरू हो गई है और अब नैब नहीं कर रही, FIA कर रही है। FIA को इन्वॉल्व किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि वो जाहिर है वो तो इसी पे उसने वोट लिए हैं, इमरान खान है, लेकिन ये है कि नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, खामोशी से काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपने कहा नारेबाजी नहीं करनी चाहिए, वोट भी इसी चीज़ के उनको मिलते हैं। वोट तो उन्होंने ये भी कहा था कि लोड शेडिंग नहीं होगी हारून साहब, वोट तो उसके ऊपर भी मिले कि आवाम तंग थी। लोड शेडिंग पिछले दिनों में हम बहुत बहस कर चुके हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन अब हम्माद ने ये कहा कहाँ कहाँ नालायकी हुई है, किस किस ने की है, पिछली हुकूमतों ने की, इन्होंने जो कुछ किया वो सब हम वाज़ेह कर चुके हैं। ठीक है, वो चीज़ों को बहुत नहीं दोहराना चाहिए। अब हम्माद ने कहा है, हम्माद साहब ने, कि 80% तक कैपेसिटी के मुताबिक टर्मिनल काम कर रहे हैं, पानी भी कुछ बढ़ गया है और जो है कमी रह गई है, यानी 6,000 मेगावाट की थी, अब कोई 3500 से 4,000 की रह गई है और मंडे तक वो भी ख़त्म हो जाएगी, मुकम्मल ख़त्म तो नहीं होगी, इसलिए कि सारा सिस्टम ही फाल्टी है, उसके हम बता चुके हैं। बिजली चोरी होती है, तरसीली निज़ाम ठीक नहीं है, आप फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाते हैं, वो सारी आप ख़रीद नहीं सकते, तो पुरानी हुकूमतों के मुआहदे हैं। बहरहाल उसमें सूरत हाल अब बेहतर हो जाएगी, यानी ये सूरत हाल नहीं रहेगी कि शहरों में 8-8 घंटे की या कहीं 4 घंटे की या 3 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है, ये हेस्कोल का क्या मामला है? हेस्कोल का मामला ये है कि ये कंपनी एक ऐसे आदमी ने बनाई जिसका जो 45 साल से, मुमताज़ हसन शायद नाम है, 45 साल से बिजनेस साल 2008 में से लेके 2010 से 2018 तक इसकी शरह तरक्की थी 52%। 500 इनके अपने पेट्रोल पंप थे और ये PSO के बाद सबसे बड़ी कंपनी थी और इसके शेयर की प्राइस 2018 में थी 300 रुपये, अब कितनी है? 11 रुपये 23 पैसे। वो कोरोना की वजह से हुआ, बद इंतज़ामी की वजह से, जिस वजह से हुआ, 45 लाख रुपए बैंकों के देने हैं इन्होंने, हैं? एक तो ये जो कोरोना वगैरह की वजह से उस वक्त कीमतें गिर गई थी, आपको याद है, हम चीखते रहे, ये ताबश गौर साहब और वो दूसरे कौन थे कि भाई परचेज करें, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स करें, गैस सस्ती है, पेट्रोल सस्ता है, इतना सस्ता फिर कभी नहीं होगा। जाहिर है एक बीमारी है, उसका इलाज दरियाफ्त हो जाएगा, उसकी वजह से हुआ, बद इंतज़ामी भी होगी, तहकीकात भी होनी चाहिए। लेकिन अब ये देखना चाहिए कि ऑयल कंपनी उस वक्त तो अरबों खरबों रुपये बना रही थी, ये देखे ना, ये बढ़ते बढ़ते इनके एसेट्स जो हैं वो कई सौ गुना बढ़ गए। अब तो इनके शेयर्स की मार्केट में खरीदो फरोख्त ही बंद है। जो 300 रुपये का जिसने शेयर खरीदा था अब उसको 11 रुपये मिल रहे हैं, तो कितने % हुआ जी? नहीं 93-4% तो उसका गया ना तकरीबन, इससे ज़्यादा गया, 96-7% गया। अच्छा, इस पे कवानीन में तब्दीलियों की ज़रूरत है। जिस तरह कीमतें फ़िक्स की जाती हैं, जिस तरह अचानक एक दिन कीमत बढ़ जाती है और अचानक एक दिन गिर जाती है, और ये वायरस जब फैला तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा हुआ, इस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए। देखो पैसा किसका डूबा? बैंकों के 45 अरब खातादारों के डूब गए ना, और हज़ारों आदमियों की इन्वेस्टमेंट थी जिन्होंने शेयर खरीदे, वो भी गई, उनके डूब गए। तो इसका जायज़ा लेना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक है, चलिए एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची के मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, कराची के मसाइल बेशबहा हैं और हुकूक की जंग हर शख्स वहाँ पे लड़ रहा है।
लेकिन जो MQM जंग लड़ रही है वो कहती है कि पाकिस्तान हमने तुम्हें दिया मगर तुमने इधर हम उधर तुम का नारा लगा के पाकिस्तान को तकसीम क्या हुकूक नहीं लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, मगर ये MQM ने, ये लोग नहीं थे। इनमें से किसी एक का नाम बता दें इनके वालिद गिरामी, दादा जान मोहतरम, परदादा जान मोहतरम तहरीक पाकिस्तान के लीडर थे। हमने क्या दिया UPC पिघला? ये फजूल बहस है परले दर्जे की कि जी इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि UPC के लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मगर ये लोग नहीं थे, ये यहाँ पैदा हुए हैं और इन्होंने इस मुल्क में जो खराबियां पैदा की, अब उसके जिक्र शुरू होगा तो बड़ी लंबी बहस के बेजान मोहरे थे जो वो चाहता था ये करते थे। यहाँ से इंडिया लोग ट्रेनिंग के लिए जाते थे, 16,000 मासूम लोग कत्ल हुए हैं। इन्होंने हमें पाकिस्तान नहीं, कायद-ए-आज़म ने हमें दिया पाकिस्तान, और अल्लामा इकबाल ने दिया, और उन सब अलीगढ़ के नौजवानों ने दिया। UPCP का बड़ा रोल है, पाकिस्तान की तामीर में इन लोगों का बड़ा रोल है, जो लखनऊ से, हैदराबाद से, दिल्ली से, उसके गर्दनवाज से, गुजरात के बिजनेसमैन का बड़ा रोल है। हर एक का रोल उसका एतराफ़ करना चाहिए, पाकिस्तान की तामीर में इनका हिस्सा है। MQM उसको क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। MQM ने तकरीब की है। देखिए कराची जो है वो यतीम व यसीर है, उसे कोई ओन नहीं करता। पीपल्स पार्टी को उससे कद है, इसलिए कि उसे वोट मिलते ही नहीं, वहाँ से चंद सीटें वो मुश्किल कहीं निकाल पाते हैं। बिलावल भुट्टो हार गए एक आम PTI के वर्कर से, एक आम वर्कर से बिलावल भुट्टो साहब हार गए अपनी पक्की सीट पे। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि 1% से कम टैक्स देता है दही सिंध, मुलाजमतें उसमें हिस्सा मिलता है, उनसे मिला है ना अपना। मुस्तफ़ा कमाल साहब से राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं, अरुण साहब जैसे उनसे राब्ता होता है फिर बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ लाइन पे है नईमुर रहमान साहब माजिद के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जमात इस्लामी के रहनुमा है और कराची से जमात इस्लामी के सदर हैं, हमारे साथ नईमुर रहमान साहब मौजूद है। सर आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सर कराची के मसाइल पे हम बात कर रहे हैं, इन मसाइल के हल की तरफ भी जाएंगे। हारून रशीद साहब मेरे साथ मौजूद। देखिए नईमुर रहमान साहब, सवाल ये है, मसाइल तो बिल्कुल उजागर हो गए, कूड़ा है, पानी में एक कतरे का इजाफा नहीं हुआ, ट्रांसपोर्ट की हालत ख़राब है, सड़कें नहीं बन रही हैं, बजट एलोकेट ही नहीं होता, बलदियाती इदारों के इख्तियारात ही नहीं दिए जाते। इसका हल क्या है? क्या इसी तरह यतीम शहरी नौजवानों को मुलाजमतें मिलती? हल क्या है इसका? बहुत शुक्रिया रशीद साहब। देखें, हल है ओनरशिप। बात यह है कि वफाकी हुकूमत है ना, 14 कौमी असम्बली की सीटें यहाँ से। नईम साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है। आवाज़ बात कर रहे हैं जी सर प्लीज़ बात जारी रखिए। जी मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि जब 14 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो के पास हैं वफाकी हुकूमत की, यानी PTI के पास, और 4 कराची की सीटें MQM के पास हैं, तो ये 18-21 में से हो गई जो वफाकी हुकूमत के पास हैं। तो फिर मरदमशुमारी में हमारी गिनती पूरी क्यों नहीं की इन्होंने, और जाली मरदमशुमारी को सही क्यों करार दे दिया? फिर जो कोटा सिस्टम इतना बड़ा नज़ा बना रहा है, वो वफाकी हुकूमत ने, इमरान खान और MQM ने मिलकर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसमें इजाफा कर दिया गैर आईनी तरीके से। इसी तरह के इलेक्ट्रिक का जो इफ्तीत है वो भी वफाकी सब्जेक्ट है। इसी तरह आप ये देखें कि 900 अरब रुपए के PSDP जो होता है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है पूरा, उसमें से सिर्फ 18 अरब रुपए पिछले साल भी रखे गए थे, 5-6 अरब रुपए भी खर्च किए, और फिर अब 900 अरब में से, पहले 650 में से 18 थे, अब 900 अरब रुपए में से 18 कराची के लिए। कोई तनासुब होता है? कोई यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है भाई 67%। इनकम टैक्स 2600 अरब रुपए का हमने दिया है, 41% है पूरे पाकिस्तान का, और आप कराची के साथ, ये तो ऑनरशिप नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी तासुब की बुनियाद पर सूबा चलाती है। कराची को अगर जरा सा कुछ कहते हैं तो तकलीफ होती है, लेकिन कराची को सूबे का हिस्सा देने के लिए नहीं है, लेने के लिए समझती है। तो जब तक ये पार्टियां ओनरशिप नहीं करेंगी और इसी तरह से ये सब हुकूमतों में शामिल रहते हैं, करते कुछ नहीं है, तो कराची के लोगों को ही ये सोचना पड़ेगा कि कराची की लीडरशिप किन लोगों के हवाले कर रहे हैं ये। और नए नए नारे लगाते रहते हैं, लेकिन पिछले 25, 30, 40 साल से ये लोग बरसर इख्तिदार हैं। आप मुझे बताइए कि आखिरी मंसूबा नेमतुल्लाह खान ने के तरीका मुकम्मल किया 100 मिलियन गैलन का, 16 साल में उसमें इजाफा नहीं हो सका एक खतरा पानी का, 16 साल। नईमुर रहमान साहब, गुजारे ये मसाइल हमें मालूम हैं, लीडरशिप तो आप उसको उजागर भी करते रहते हैं, आपने कोशिश भी की, और नेमतुल्लाह खान का दौर को सुनहरी दौर कहा जाता है, उन्होंने हल करने की कोशिश की और बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बात यह है कि जब तक लीडरशिप तो बदलेगी तब बदलेगी, उस वक्त तक के लिए ये नहीं हो सकता कि सारी पार्टियां कराची की इकट्ठी बैठें
और उसके लिए इसरार करें और दबाव डालें, अगर अलग अलग आप कोशिश करेंगे तो उसका क्या नतीजा? अब तक तो कोई नहीं निकला। नहीं, आप मुझे बताएं ना, कराची की पार्टी कौन सी है? कराची की पार्टी वही कहलाएगी ना जिसने कराची का मैंडेट लिया है। तो जो मैंडेट ले रहा है वो तो ये सलूक कर रहा है, अब उनके साथ बैठकर हमें और क्या मिलेगा? आप मुझे बताएं ना। इसी तरह से जो है मतलब आप ये मुझे बताइए कि जब तक, अच्छा, कराची को होना चाहिए मेगा सिटी, 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का ये शहर है। मेगा सिटी की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ग्लोबली कुछ खुसूसियात होती हैं। अब पीपल्स पार्टी जो बल्दियाती एक्ट लाती है उसके तहत वो सारे इख्तियारात कब्जा कर लेती है। होना ये चाहिए कि मरकज में विफाक में आईनी कवर मिलना चाहिए बल्दियाती इदारों को। उसको सिर्फ इतना कवर तो मिला हुआ है कि सूबे जो है वो इसको एडमिनिस्ट्रेटिव और वो इख्तियारात दें, लेकिन आईनी कवर नहीं है। एक चेयर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये चेयर ऑफ गवर्नमेंट डिक्लेयर होना चाहिए आइन में। ठीक है, बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नईमुर रहमान साहब। हमारे पास वक्त कुछ ज़्यादा रह गया, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर फिर बात करेंगे। अनुसार जो नईमुर रहमान साहब बात कर रहे थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी मिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ हमारा राब्ता हो। ये बातें तो सब करते हैं, मसाइल तो सबको पता है कि क्या होगा, लेकिन सवाल ये हारून साहब कि कोई भी जमात कराची को अपना अगर समझे तो किसी दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार हो, कोई भी एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो तो देखिए ना, स्ट्रगल ही से नतीजा निकलता है ना। वो बग़ैर कोशिश के तो खुद ब खुद तो कोई चीज़ नहीं हो जाती। देखिए, मसाइल आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक आइडेंटिफाई करते हैं, ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो लिसानी तअस्सुब की बुनियाद पर कर रही है, उसको मीडिया भी उजागर करता रहता है। सवाल यह कि हल क्या है? कराची के शहरी ये कर सकते हैं कि अपने घरों पे स्याह झंडे ही लहरा दें। सूडान के लोगों ने अपने एक मिलिट्री डिक्टेटर को इस तरह भगा दिया था कि 3 दिन घरों से बाहर नहीं निकले थे, और उसके जनरलों को कहना पड़ा कि हुजूर तशरीफ़ ले जाएं, तो लोग तो घरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो तो एहतजाज का हमेशा एक शाइस्ता तरीका होता है, वो उनको देखें अपना मुस्तफ़ा कमाल साहब को उनसे कहें रब्ता करें, कोशिश कर रहे हैं। अरुण साहब, आखिरी 2 मिनट भी अभी रह गए हैं, बस वक्त भी ख़त्म होने वाला है। उनके साथ रब्ता उस तरह से नहीं हो सका मुस्तफ़ा कमाल साहब से, लेकिन कोशिश करते हैं उनसे हमारी बात हो जाए, चाहे 1 मिनट के लिए मुख्तसर बात सही, मगर अच्छा देखिए, चलिए कल अगर नहीं रब्ता नहीं हो सकता तो कल रब्ता करेंगे। ठीक है। लेकिन हारून साहब, अभी जिस तरह से कचरा कुंडियों का मसला है, जिस तरह से नालों के उबलने का मसला, आज मुराद अली शाह साहब की बात, वो कहते हैं कराची के अंदर एक बूंद बरसती है, पूरा विफाक, पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया कहता है कि जिस समंदर बह गया है। इस पे क्या दिमाग सोची करें, ये सब मसले आइडेंटिफाई हो चुके हैं। एक बूंद बरसती है, उसका हल किसने करना है? सूबाई हुकूमत ने करना है ना भाई। नाले साफ नहीं करते अगर तो यही होगा ना, इसको छोड़ दें। ठीक है, अभी एक और अहम भी चीज़ है अरुण साहब, जस्टिस कासिम साहब से मुतालिक, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आखिरी 2 मिनट है हमारे पास अभी उसके ऊपर। वो क्या है, सोशल मीडिया पे तनकीद? देखिए, सोशल मीडिया पे तनकीद का क्या मतलब, तो हैरत ज़्यादा कर दिया लोगों को जाते जाते। ये नहीं, ऑलरेडी इस अदलिया की हालत ये हो चुकी है कि 129वें से मालिक में 120वें नंबर पे है। तो इसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, या बेहतियाती की। उन्होंने हैरत ज़्यादा कर दिया। एक तो वो पुलिस अफसर का मामला है, उससे उसने गलत बयानी की, ठीक है, उसकी गलती थी, उसकी माफ़ी मांग ली, उसका तहरीरी माफ़ी मांगे, और ये है और वो फलां, और जुमेरात को कह दिया कि मैं तो जा रहा हूँ और बस इसके बाद मैं कोई समाअत नहीं करूँगा। फिर उन्होंने अदालत लगाई और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वहाँ से उसको स्टे मिला। फिर उन्होंने कहा कि नवंबर में एक हुक्म दिया था अदालत ने कि जुडिशल स्टाफ जो है उसमें गालिबन जज भी शामिल हैं, उनके अलाउंसेस उनकी तनख्वाहों में शामिल कर दिए जाए। अचानक एक दरख्वास्त आई कि जी वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों को तलब किया, चीफ सेक्रेटरी साहब आए और वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे गए। उन्होंने कहा जी अमल दरामद ये सहल नहीं है, काबीना में इस पर डिबेट हुई है, ये मसाइल हैं, करेंगे। उन्होंने कहा मैं हफ्ते के दिन अदालत लगाई, फिर कहा मैं एतवार को अदालत लगाऊंगा और तौहीन अदालत का नोटिस दूंगा वज़ीर आला को, यानी वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तौहीन अदालत में तो कोई भी सजा दी जा सकती है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता। तो उस पर वो भागे हुए गए सुप्रीम कोर्ट के पास और वहाँ से स्टे लिया। लोग इस पे हैरत ज़दा है। नया चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो आते ही वो परेशान हैं, उन्होंने लोगों से रब्ता किया है कि जो सोशल मीडिया बहुत खराफात होती है। वैसे देखिए, जजों के बारे में इस तरह आप गुफ्तगू नहीं कर सकते कि आप उनकी नीयतों पर शुबा करें। अगर अदालत ही नहीं रहेगी, अदालत ही लंगर है माशरे का,
अदालत ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। यही आखिरी उम्मीद होती है किसी माशरे की। वो सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया का क्या करें, करना चाहिए, हो सकता है कुछ ना कुछ, और ये रिपोर्टिंग का क्या करें, उसमें भी बहुत गैर मोहतात ज़ाहिर ख्याल होता है, मुकदमात अदालतों में होते हैं और उस पर लोग चीख रहे होते हैं। ये आप मीडिया ना डिक्टेट कर सकते, सोशल मीडिया पे तो बहुत सख्त नोटिस लिया जाना चाहिए जो गैर जिम्मेदार ना गुफ्तगू करें। मैं जजों को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, उन्हें अपने फैसलों में बोलना चाहिए और उन्हें किसी मामले में पर्सनल नज़र नहीं आना चाहिए, ज़ाती नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब। मेरे तमाम देखने वालों को शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।